प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चैप्टर 7 आप देख पा रहे हैं, भारत की विदेश नीति निर्धारक तत्व, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। इस चैप्टर पर हमने पिछले वीडियो के से हमने डिस्कशन शुरू किया था और पिछले वीडियो में हमने विदेश नीति का अर्थ समझा था। भारत के संविधान में विदेश नीति को लेकर क्या प्रावधान है, उन पर हमने चर्चा की थी। और भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, आधारभूत जो विशेषताएं हैं, मूलभूत सिद्धांत, उन पर हमने डिटेल से चर्चा की थी। विद्यार्थियों, आज आगे बढ़ते हैं हम और आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे। भारत की विदेश नीति आज़ादी के बाद मतलब किन सिद्धांतों पर टिकी रही, उन पर तो हमने पिछले वीडियो में बात करी, लेकिन आज हम बात करेंगे शीत युद्धोत्तर विश्व में। ठीक है, शीत युद्धोत्तर युग में, शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत की विदेश नीति के नवीन आयाम कौन से रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपको पता है कि 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया था, जो कि 1945 से चला आ रहा था। ठीक है, तो उसके बाद मतलब शीत युद्ध जब समाप्त हो गया था 1991 में, तो शीत युद्धोत्तर राजनीति उसके बाद की राजनीति को बोलते हैं। ठीक है, तो शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति में क्या प्रमुख परिवर्तन आए, मतलब कौन से नवीन आयाम भारत की विदेश नीति में शामिल हुए, उन पर हम आज बात करेंगे विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से। विद्यार्थियों, जो नए जो विद्यार्थी जुड़े हैं, जिनको अभी पूरा पता नहीं है कि इस सीरीज़ के बारे में, तो मैं बता दूं कि अब तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज क्रमबद्ध रूप से वो टॉपिक आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और आगे भी हम बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से उनको उसमें ऐड करते जाएंगे। तो उसके लिए आप एक प्लेलिस्ट, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लें, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस। वहाँ आपको सारी वीडियो क्रमबद्ध रूप से मिल जाएंगे। उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप उन सारी वीडियो को देखकर भी अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए आज के जो टॉपिक पर हम बात करते हैं। विद्यार्थियों, ये सारे पॉइंट आप सामने जो देख पा रहे हैं, इन पॉइंटों के माध्यम से आप इस बात को बता सकते हैं कि शीत युद्धोत्तर युग में, शीत युद्धोत्तर काल में भारत की विदेश नीति में कौन से नवीन आयाम जुड़े हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो जिन विदेश नीति के सिद्धांतों पर अपनी विदेश नीति को संचालित किया, वो तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया। लेकिन क्या क्या चेंजेज आए, क्योंकि विश्व में भी तो परिवर्तन हुआ, पूरी वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। एक वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया 1991 में, जब दो महाशक्तियों के बीच जो टकराव चल रहा था वो अब समाप्त हो गया और एक ध्रुवीय विश्व राजनीति का आविर्भाव हुआ 1991 में। मतलब उससे पहले अमेरिका की जो शक्ति को सोवियत संघ टक्कर देने वाला एक देश था, लेकिन अब यहाँ पर एक अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया, क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो चुका था, उसका विघटन हो चुका था। और इसीलिए ये इस दौर की राजनीति को, जब 1991 के बाद की राजनीति को शीत युद्धोत्तर राजनीति कहा जाता है। मतलब शीत युद्ध समाप्त होने के बाद का जो विश्व है, एक नया विश्व उभर के सामने आया। तो भारत की विदेश नीति में क्या क्या नए आयाम उसमें जुड़े, तो आइए एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं, रणनीतिक स्वायत्तता की नीति। देखिए, यहाँ हालांकि भारत की विदेश नीति स्वायत्त ही रही है, क्योंकि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं था। भारत ने एक नवीन जो नीति, गुट निरपेक्ष नीति, असंलग्न नीति को अपनाया था। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। शुरुआत से ही, बिल्कुल आज़ादी के समय से ही हमने बिल्कुल असंलग्न नीति को अपनाया था, मतलब एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने पर हमने। लेकिन विद्यार्थियों, कहीं न कहीं समय समय पर भारत की विदेश नीति, ऐसा लगा, ऐसा कहा जाता है और ऐसा लगा भी कि भारत की विदेश नीति कहीं न कहीं सोवियत संघ की ओर झुकी हुई थी। मतलब उसके साथ, भारत के साथ बेहतर संबंध थे, कहीं न कहीं अमेरिका की बजाय सोवियत संघ की ओर झुकी हुई थी। और उसका बेहतर उदाहरण है 1971 में एक समझौता भी किया था, जब भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो रहा था।
ठीक है। तो लेकिन अब 1991, क्योंकि सोवियत संघ तो समाप्त हो गया, लेकिन अब भारत की विदेश नीति में एक नवीन आयाम ये देखा गया कि एक रणनीतिक स्वायत्तता की नीति हमने, मतलब एक नवीन, एक स्वायत्त, एक रणनीतिक तरीके से हमने, क्योंकि अब हमारे जो संबंध है, जो कि अमेरिका के साथ पहले खराब थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन अब कहीं न कहीं हमने परिस्थितियों को देखा और अमेरिका के साथ भी हमारे संबंधों को बेहतर बनाना शुरू किया, एक रणनीतिक तरीके से, स्वायत्तता के तरीके से, और एक यथार्थवादी जो सिद्धांत हमने अपनाया, और अन्य कई देशों के साथ जिनके साथ हमारे संबंध सही नहीं थे, लेकिन उनके साथ भी हमारे संबंधों को हमने बेहतर बनाना शुरू किया यहाँ से 1991 के बाद। ठीक है। दूसरा आप देख पा रहे हैं पश्चिमी एशिया के प्रति परिवर्तित नीति, जिसको हम थिंक वेस्ट नीति भी बोलते हैं। इससे पहले विद्यार्थियों 1991 से पहले हमने असंलग्न नीति को अपनाया था, मतलब यहाँ कोई बहुत ज़्यादा हमने पश्चिमी एशिया पर ध्यान नहीं था। पश्चिमी एशिया में विशेषकर आपको पता है जो इजराइल, जो मध्य पूर्व के देश है ना, उनमें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इजराइल के साथ आप देखिए कि जो पश्चिमी एशिया की बहुत महत्वपूर्ण ताकत थी, हमने एक आदर्शवादी नीति अपनाई थी उससे पहले, मतलब हम इजराइल का विरोध करते थे, और जो इजराइल फ़लस्तीनी के विवाद में हम फ़लस्तीनी का साथ देते थे, और इजराइल के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, और पश्चिमी एशिया के अन्य देशों के साथ भी हमने संबंधों को कोई बहुत अच्छे से काम नहीं किया था। लेकिन यहाँ अब हमने एक इजराइल के साथ भी, जो पश्चिमी एशिया की महत्वपूर्ण ताकत थी, और अन्य जो पश्चिमी एशिया के जो देश थे, उनके साथ भी एक नवीन नीति को कायम किया, मतलब उन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना शुरू किया। ठीक है। कुछ जो इसलिए इसको थिंक वेस्ट नीति भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ भी हमने सोचना शुरू किया जो पश्चिमी एशिया। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जो तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं आतंकवाद का संगठित विरोध करने की नीति। देखिए, आतंकवाद से भारत जूझता रहा है, और विशेषकर जो 90 के दशक से ही भारत जो आतंकवाद से काफ़ी इससे पहले खेल रहा है, लेकिन 90 के दशक में ही जब वह एक छद्म युद्ध के रूप में पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को प्रेषित करना शुरू कर दिया था, तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का संगठित विरोध करने की नीति भारत ने अपनाई। मतलब अब यहाँ पर, हालांकि इससे पहले भारत कह रहा था, लेकिन यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले, मतलब वहाँ भी मंच पर भी, महासभा में भी भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव वहाँ लाई थी भारत, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया जाए। हालांकि वो बहुत कारगर साबित नहीं हुआ आगे चलकर, उस पर अन्य देशों का कोई बहुत साथ मिला नहीं, लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक संगठित विरोध की नीति भी रही। उससे पहले उतना ध्यान हालांकि भारत ने नहीं दिया था, लेकिन अब भारत स्वयं काफ़ी जूझ रहा था, और एक संगठित विरोध करने की, मतलब एक संगठन बनाया यूनियन के तौर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का विरोध करने की नीति। तो एक नवीन आयाम ये जुड़ा। चौथा आप देख पा रहे हैं कि नवीन परमाणु नीति। देखिए, एक शीत युद्धोत्तर युग में भारत ने एक नवीन परमाणु नीति को कायम किया। इससे पहले हालांकि भारत ने आपको पता है कि जो परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, और यही बात कही थी हालांकि उस समय भी कि हम शांतिपूर्वक कार्यों के लिए ही इस तकनीक का प्रयोग करेंगे। और लेकिन यहाँ पर एक परमाणु नीति शीत युद्धोत्तर युग में भारत ने दी, और जिसमें यही कहा, हालांकि एक 1998 में आपको पता है कि एक नवीन परमाणु परीक्षण भी किया, लेकिन भारत ने एक परमाणु नीति जाहिर करते हुए कहा कि हम पहल नहीं करेंगे, मतलब इन परमाणु जो आक्रमण किसी भी देश पर पहले नहीं करेंगे, और जो भी जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है उसके खिलाफ हम इन हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक कार्यों के लिए ही हम, ऊर्जा के लिए ही हम इस परमाणु तकनीक का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिला के एक परमाणु जो नीति है वो भारत ने जारी की, जिससे कि अन्य देशों का विश्वास कायम हो भारत के परमाणु जो तकनीक पर, या परमाणु जो सशक्तिकरण पर। पांचवा पॉइंट विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका एवं पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में सकारात्मक बदलाव। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका के साथ साथ जो पश्चिमी देश थे उनके साथ कोई, क्योंकि भारत किसी गुट में शामिल नहीं था, और ये पश्चिमी देश नाराज थे अमेरिका के साथ साथ कि भारत उनके गुट में शामिल नहीं हुआ, और कहीं न कहीं भारत झुका हुआ था सोवियत संघ की साइड। ठीक है, क्लियर रूप से नहीं, लेकिन हाँ, झुकाव था। तो लेकिन अब यहाँ पर
अमेरिका और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भी सकारात्मक एक बदलाव हुआ, उनके साथ भी रिलेशनशिप बनना शुरू हुए, बेहतर संबंध, क्योंकि अब परिस्थितियाँ कुछ अलग हो गई थी। अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और अमेरिका ही एक ताकत थी, ठीक है। और अमेरिका भी चाहता था भारत के साथ संबंध कायम करना, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ा एक मार्केट, एक नवीन, क्योंकि भारत ने भी 1991 में एक जो उदारीकरण को अपना लिया था, इसलिए अब भारत के संबंध में पश्चिमी जो देश थे उनकी भी कुछ धारणाएं, कुछ चेंजेज हुई थी। छठा जो आप देख पा रहे हैं कि पूर्व की देखो और कृत्य करो नीति। देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नीति दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के संबंध में, ये नई नीति 1991 में, जिस समय नरसिंहा राव, पीवी नरसिंहा राव उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक पूर्व की ओर देखो नीति कायम की थी। हालांकि इस नीति में परिवर्तन किया 2014 में अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और उसको उन्होंने कृत्य करो नीति भी, मतलब पूर्व की ओर देखो, अब उनके साथ साथ उन पूर्व की ओर मतलब कृत्य करो, है ना, वो नीति भी यहाँ 2014 में लाई, उन्होंने लागू की दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों जो के साथ, आसियान के देशों के साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, और ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पूर्व की ओर देखो नीति तो 1991 में आ गई थी, उसका मतलब ये था हम दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं, जो आसियान के देश हैं, उनके साथ बेहतर संबंध कायम करेंगे और रिलेशनशिप को उनको और आगे बढ़ाया। उससे पहले उतना ध्यान नहीं दिया गया था भारत के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ 2014 में और आगे बढ़ते हुए कि हम वास्तव में उस नीति को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे, काम करेंगे उस पर, तो 2014 में उस नीति में एक कृत्य करो नीति, ठीक है, पूर्व के देशों के प्रति, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के प्रति, तो ये भी आप बता सकते हैं नवीन आयाम जुड़ा है। नेक्स्ट, आर्थिक कूटनीति पर जोर। देखिए भारत ने, क्योंकि आर्थिक जरूरतें भारत की भी थी, और भारत ने अन्य देशों के साथ, विभिन्न देशों के साथ आर्थिक संबंध इस्टेब्लिश करने में काफ़ी महत्वपूर्ण ध्यान दिया। आर्थिक कूटनीति अमेरिका के साथ भी, हालांकि भारत एक आकर्षण का केंद्र भी था, क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल था, और भारत ने अब उदारीकरण को अपना लिया था, वैश्वीकरण को अपना लिया था, तो कहीं न कहीं विभिन्न देशों के साथ आर्थिक कूटनीति का भी इशारा लिया भारत ने विदेश नीति को और आगे बढ़ाने में। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, चीन के साथ बढ़ते हुए सहयोगात्मक एवं प्रतियोगात्मक संबंधों की नीति, ठीक है। देखिए चीन के साथ यद्यपि भारत की शुरुआत में तो बेहतर संबंध थे, लेकिन 1962 में जो आक्रमण किया चीन ने, तब से काफ़ी संबंध खराब हुए। विशेषकर 76-77 तक तो खैर बहुत ज़्यादा शत्रुतापूर्ण संबंध रहे, कोई सब बिल्कुल संबंध बंद रहे, बिल्कुल कोई बातचीत या कोई संबंध, रिलेशनशिप बिल्कुल टूट गए थे मतलब। लेकिन फिर कोशिश शुरू हुई थी 80 के दशक के अंतिम समय में, 1977 के आसपास, धीरे धीरे फिर बाद में शीत युद्धोत्तर राजनीति में, शीत युद्धोत्तर युग में चीन के संबंध भी साथ भी जो संबंध है वो सहयोगात्मक रूप से बढ़े। हालांकि चीन की जो दोहरी नीति रही है, आक्रामक नीति रही है, लेकिन फिर भी दूसरे मोर्चे पर एक प्रतियोगात्मक संबंध भी रहे और सहयोग, क्योंकि कम से कम जो बॉर्डर का इशू था उसको अलग करके व्यापारिक और आर्थिक सहयोग पर बल दिया गया। और चीन की भी कोशिश ये रही, क्योंकि दोनों ही बड़ी जनसंख्या वाले देश और बड़ी ताकतें और उभर रही थी, दोनों ही उभरते हुए विकासशील देश थे, और दोनों के जो ज़रूरत है आपसी जो संबंध है दोनों के हित में थे, इसलिए दोनों की कोशिशें थी कि एक प्रतियोगिता भी हो, क्योंकि एक कंपटीशन भी था दोनों में, और दोनों के हित जुड़े हुए भी थे, तो इसलिए एक सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक संबंध विकसित हुए। तो ये एक नवीन आयाम ये भी जुड़ा। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि नए क्षेत्रों के साथ सक्रिय जुड़ाव की नीति, और जो अलग अलग जो क्षेत्र थे जिनके साथ भारत के संबंध जुड़े हुए नहीं थे, उनके साथ भी भारत ने अपने विभिन्न एरियाज़ में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस, इन हर क्षेत्र में भारत ने अपने संबंधों को विभिन्न देशों के साथ कायम करना शुरू किया। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने की नीति। देखिए पड़ोसी देशों के साथ यद्यपि पहले भी मैत्रीपूर्ण संबंध की कोशिश थी, लेकिन जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब रहे, चीन के साथ रहे, अन्य देशों के साथ तो खैर अच्छे ठीक संबंध थे, लेकिन अब चीन का प्रभाव वहाँ बढ़ रहा था। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि पड़ोसी देशों के साथ हमने, और जो पाकिस्तान के साथ भी, चीन के साथ भी बातचीत करके या विवादों को सुलझाने का प्रयास किया, और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंधों को और आगे बढ़ाने की नीति पर हमने काम किया। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, लोक कूटनीति को प्रभावी बढ़ाने का प्रयास।
लोक कूटनीति का मतलब यहाँ पे जनता से मतलब कनेक्टिविटी, लोगों की आवाजाही को बढ़ाना, और जिससे कि एक सांस्कृतिक माहौल पैदा हो, लोगों के बीच कनेक्टिविटी बढ़े, लोग आए जाएं, और उससे क्या होता है कि लोक कूटनीति इसको इसी को बोलते हैं, मतलब जनता का संपर्क बढ़े, तो एक आपसी जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसको हम कहते हैं, आपसी विश्वास की राजनीति होती है, तो वो भी भारत ने कोशिश करी कि जो पर्यटन को बढ़ावा दिया, विभिन्न ऐसे जो समझौते किए जिससे कि लोगों की आवाजाही बढ़े, जिससे कि आपसी जो लोगों में विश्वास बढ़े, विशेषकर पाकिस्तान जैसे देशों के साथ जिनके साथ हमारे संबंध खराब थे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि अंतिम पॉइंट कि विदेश नीति को घरेलू नीति के साथ जोड़ने का प्रयास, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रही है, और विशेषकर वर्तमान जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये लोक कूटनीति और ये विदेश नीति को घरेलू संबंधों के साथ मतलब जोड़ने की जो कोशिश की थी, कि घरेलू नीतियों के साथ मतलब कि जैसे वहाँ के जो लोकल जो नागरिक है उनके साथ अपने जो संबंधों को कायम करना, जैसे आप देखते हैं कि मोदी जी की रही अमेरिका में कई बार वहाँ के जो लोगों के साथ सीधा संवाद किया, बातचीत की, तो अलग अलग देशों में लोगों के साथ सीधा अपना जुड़ाव, एक आंतरिक जो नीति है उसके साथ विदेश नीति को जोड़ना, या जो व्यक्तिगत जो संबंध कायम करना, जो राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के साथ, जैसे चीन के साथ चाय पर वार्ता की, आपको पता है गुजरात में, और उसी प्रकार अमेरिका के साथ जो आपको पता है ट्रंप और मोदी, उससे पहले ओबामा के साथ, तो एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप बना के एक विदेश नीति को कायम करना, तो ये भी एक अलग प्रकार की जो नीति रही है शीत युद्धोत्तर राजनीति में युग में। तो ये कुल मिला के ये विद्यार्थियों कुछ पॉइंट थे, इनके माध्यम से आप बता सकते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, और अगर मान लीजिए आपसे टोटल आज़ादी के बाद से ही पूछा तो पिछले वीडियो में हमने सारे पॉइंट देख लिए थे, आप इनमें से भी कुछ पॉइंट जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे स्पेशल शीत युद्धोत्तर राजनीति के संबंध में पूछा जाए, भारत की विदेश नीति के आयाम या सिद्धांत या विशेषताएं, अगर शीत युद्धोत्तर राजनीति के बाद पूछा जाए या शीत युद्ध के बाद पूछा जाए, तो फिर आपको इन पॉइंटों को बताना है, क्योंकि ये सब आयाम है, ये शीत युद्धोत्तर राजनीति में, भारत की विदेश नीति में जुड़े हैं, देखे गए हैं। तो विद्यार्थियों बस इस टॉपिक में तो इतना ही। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आशा है आप अटेंड कर पाएंगे। अंत में बस यही अपील कि आप इन वीडियो को साझा करते रहें, लाभ उठाएं, तैयारी करते रहें, इन पॉइंटों को याद कर लें, रटने का प्रयास ना करें, याद कर लें, और फिर इनको अपने शब्दों में जो बातें बताई हैं, और आप इनको नेट पे सर्च करके और देख सकते हैं इनकी डिटेल, तो आप आराम से थोड़ा थोड़ा डिटेल भी अगर करेंगे तो अच्छे से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।